है ना। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग बारे सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं बेसिकली क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी शार्प एक इकलौती लैंग्वेज नहीं है, इसके अलावा और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, वे एक दूसरे से रिलेट करती है, क्योंकि ना वो एक दूसरे से बनी है। कैसे? जो प्रोसेस हुआ उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ना जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट होती है, तो वो ना एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अच्छे फीचर को अडॉप्ट करती है, खुद से न्यू इनेजमेंट करती है ना। और हमारे पास एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट हो जाती है, और सीसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ऐसे ही बनी है। उसने भी अपने फीचर एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अडॉप्ट किए हैं, जो कि है सी, सी प्लस प्लस और जावा। आज हम बात करेंगे सी शार्प लैंग्वेज कैसे बनी, उसके कौन कौन से फीचर हैं। जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनलिटी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो रिटर्न में कुछ आउटपुट देता है। मान लो कीबोर्ड पर हमने जैसे कोई की प्रेस की, तो इस कंप्यूटर स्क्रीन पर ना आउटपुट मिला। ऐसा कैसे मिला, कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ये कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है, जब भी उसे इनपुट दी जाए तो उसका ना पार्टिकुलर आउटपुट दिया जाए। कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए ना उसे बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मुझे अपने ना मुझे अपने फ्रेंड को कुछ समझाना है, तो उसकी लैंग्वेज में समझाऊंगा, मैं उसे समझा पाऊंगा अच्छे से। ऐसे ही ना कंप्यूटर को हमें कुछ बताना होता है ना, तो हमें उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर में दो तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होती है। देखते हैं हम स्क्रीन पर। पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं? आईओएस होता है, एप्पल होता है, एंड्रॉइड होता है, विंडोज होती है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, सेकंड है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि इसका एग्जांपल है हमारा नोटपैड। जैसे कि आज के टाइम में इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी हैं, लाइक राइट ना, जैसे कि लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट एटसेट्रा। ये सभी लैंग्वेज ना अलग अलग कामों में यूज होती हैं। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, और मशीन लैंग्वेज ना मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, जैसे कि जीरो और वन। कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है जो ओनली बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, फिर चाहे कोई प्रोग्राम हो, फाइल हो, वीडियो हो। हर एक कंप्यूटर में ना बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। उस बाइनरी फॉर्म को हमारा प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है, उसे प्रोसेस करता है। जो रिजल्ट मिलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। इसे हम लो लेवल लैंग्वेज की बोलते हैं। ये लैंग्वेज क्रिएट हुई थी फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर के। उस टाइम में प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम करते थे। प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन थी, प्रोसेस काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी फास्ट थी इसकी प्रोसेस उस टाइम। एग्जीक्यूशन भी अच्छी थी। उन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल था। उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई पैटर्न नहीं था, बट ओनली बाइनरी नंबर में फॉर्मेट में था, जीरो और वन। उसको समझना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए ना क्रिएट हुई असेंबली लैंग्वेज, है ना। उसके बाद क्रिएट हुई असेंबली लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को समझना मशीन लैंग्वेज के मुकाबले ना थोड़ा सरल सरल था। इसमें कुछ लैंग्वेज के वर्ड आ गए थे, इंग्लिश के वर्ड आ गए थे। अभी भी असेंबली लैंग्वेज में ना लार्ज पर प्रोजेक्ट बनाना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए क्रिएट हुई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होती है हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंड लैंग्वेज थी। इसलिए प्रोग्रामर ना इजीली इजीली अंडरस्टैंड कर सकता था, और उनमें प्रोग्राम क्रिएट कर सकता था। बिकॉज हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश के वर्ड भी थे, उसका एक स्ट्रक्चर भी था, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं ना। ये हमारी असेंबली लैंग्वेज है, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है ना, ये वाली।
जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं ना, ये ना इसमें सारे जो वर्ड दिख रहे हैं ना, इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है। जो हाई लेवल लैंग्वेज में ना इंग्लिश के वर्ड थे, उसका एक स्ट्रक्चर भी था, एक पैटर्न भी था, इसे अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी था, प्रोग्राम बनाना ईजी था। ये बात थी अंडरस्टैंड की। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो इंग्लिश के वर्ड को कैसे अंडरस्टैंड करता है? तो उसके लिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लेवल लैंग मशीन मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर ना उसे अंडरस्टैंड कर सके। और कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर भी यूज करने पड़ते थे। हम दो तरह से ट्रांसलेटर यूज करते थे, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, नीचे लिखा है इसमें ट्रांसलेटर, कंपाइलर लेफ्ट में, राइट में लिखा है इंटरप्रेटर, है ना। हम दो तरह के ट्रांसलेटर यूज करते थे, एक कंपाइलर होता है, दूसरा होता है इंटरप्रेटर। और आज भी हम उसी ट्रांसलेटर को यूज करते हैं। तो एग्जीक्यूशन कैसे होता है? हम हाई लेवल लैंग्वेज में ना प्रोग्राम क्रिएट करते थे, फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, और उसे कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर पाता था, उसे प्रोसेस कर पाता था, और उसका रिजल्ट ना स्क्रीन पर शो होता था। पहली थी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज भी ना, फोर्ट्रन, जो डेवलप हुई थी हमारी 1954 में, है ना। इसके बाद हमारी सी लैंग्वेज आई थी मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, डेवलप हुई थी, है ना, ये हुई थी 1972 में। सी लैंग्वेज में के प्रोसीजर प्रोग्रामिंग मेथड को फॉलो किया था इसने। क्योंकि सी में प्रोग्राम बनाने का एक प्रोसीजर या स्ट्रक्चर था। हम उसे स्ट्रक्चर प्रोग्राम भी कहते थे। उसमें हम प्रोग्राम बनाते थे, उसे बनाना बहुत इजीली था, मैनेज करना काफ़ी सरल था। लार्ज प्रोग्राम क्रिएट कर सकते थे, और कोड को ना इजीली मैनेज कर सकते थे। हालांकि आज के टाइम में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस समय प्रोग्रामर को सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना काफ़ी सरल लगा। समय बदलने के साथ साथ ना प्रोजेक्ट का साइज इंक्रीज होने लगा, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होते चले गए, सी के कोड को ना अंडरस्टैंड करना मुश्किल होने लगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगा। तब तक एक न्यू प्रोग्रामिंग मेथड सामने आया, जो कि था हमारा ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड। ये मेथड ना काफ़ी पॉपुलर हुआ लार्ज प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। ये मेथड ना सी के लिए नहीं था, उस टाइम सी बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलपर ने ना सी प्लस प्लस जिसे डेवलप किया बजाज स्ट्रॉस ने 1979 में, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं ना। सी प्लस प्लस भी एक क्रॉस पोलिनेशन मेथड से ही बनी थी। उसमें से जितने भी फीचर थे ना, सारे के सारे सी से लिए गए थे, और खुद से बस एक नया फीचर था ऊप्स नाम का, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया था। सी प्लस में हमें बहुत फीचर मिल गए थे। सबसे पहला था हमारा ऊप्स ही मिल गया, जिसकी मदद से हम लार्ज प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते थे। और बहुत सारे फीचर मिले जो पहले लैंग्वेज में नहीं थे। फंक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल फंक्शन ओवरलोडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, जो कि सी में अवेलेबल नहीं था। और उसके अलावा भी फीचर जो सी प्लस प्लस में हम नहीं थे, जैसे कि जी यू आई एप्लीकेशन। इसमें ना जी यू आई एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते थे, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते थे। और इसके अलावा सी प्लस प्लस को ना 3D ग्राफिक्स के लिए भी यूज कर सकते थे। इससे काफ़ी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर जैसे एडब, फोटोशॉप, ईटीसी बना। सी प्लस प्लस काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, आज भी बहुत कामों के लिए यूज करते हैं। हम वीडियो गेम बनाने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। वो सी प्लस प्लस क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करती है, यही कमी है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट किया गया सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सके, जो कि सी प्लस प्लस में इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल नहीं था। ऐसा इसलिए था, सी प्लस प्लस में हम कोड लिखते हैं जो स्पेसिफिक सीपीयू और स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करता है। इससे हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ना सॉफ्टवेयर क्रिएट नहीं कर सकते। जब वो इंटरनेट की इन्वेंशन हुई ना,
जब इंटरनेट की इन्वेंशन हुई, तब क्रॉस प्लेटफॉर्म की सपोर्ट ना काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तब अलग अलग तरह के डिवाइस ना इंटरनेट से कनेक्ट हो गए। अलग अलग तरह के ना ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में कनेक्ट हो गए। तब क्रॉस प्लेटफॉर्म की सपोर्ट का ना होना बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तब मार्केट में हमारा आया, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई 1991 में। इस लैंग्वेज ने बड़ी प्रॉब्लम को टारगेट किया, जो थी क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म की सपोर्ट। जावा लैंग्वेज से अलग अलग तरह के ना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो पॉसिबल हुआ इंटरमीडिएट कोड की वजह से। आइए हम समझते हैं इंटरमीडिएट कोड क्या होता है। जैसे कि जावा है ना, बिकॉज जावा ने इंट्रोड्यूस किया इंटरमीडिएट कोड। वो कैसे? जो कोड हम सी प्लस प्लस में बनाते थे, वो कोड ना कंपाइल होके मशीन लैंग्वेज में कंपाइल होता था। जावा का कोड हमारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता था। वो कंपाइल होके इंटरमीडिएट कोड, बाइट कोड इसमें अब स्टेप से ना बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जेवीएम की जरूरत पड़ती थी। जेवीएम, जैसा कि ये देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे आप, है ना, ये सारा जावा का जो कोड है ना, वो मशीन को कोड तक जाने का कंप्लीट प्रोसेस है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट के लिए जेवीएम की जरूरत पड़ती थी। जावा वर्चुअल मशीन, इसे हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, है ना। जेवीएम कोड को हम अलग अलग आईओएस एप्लीकेशन, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट है ना, आईओएस है, में इम्प्लीमेंट कर सकते थे। जावा में कोई एप्लीकेशन क्रिएट की, वो कन्वर्ट हो सकती थी बाइट कोड में। उस बाइट कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते थे, जिससे जेबीएम है, जिसमें जेबीएम ना अवेलेबल होना चाहिए था। तो जावा ने क्रॉस प्लेटफॉर्म की सपोर्ट हासिल की। इसके सी और सी प्लस प्लस के फीचर भी मिल जाते हैं इस लैंग्वेज में। जावा सी और सी प्लस प्लस के बहुत सारे फीचर को अडॉप्ट करती है। जो फीचर सी और सी प्लस प्लस में है, वो हमें जावा में भी मिल जाते हैं। जावा में बस एक प्रॉब्लम थी कि जावा की हेल्प से हम विंडो में जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, बट जावा और विंडो प्रॉपरली आपस में कम कपल नहीं है। और विंडो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जावा और विंडो का ना प्रॉपरली ऑप्टिमाइज ना होना जावा का ड्रॉबैक मान सकते हैं। इसलिए डेवलप हुई हमारी सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी शार्प को डेवलप किया हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। ऐसे इन्वेंट किया था एंडर्स एंडर्स बर्ग ने सन 2000 में। हम जानते हैं सी शार्प में फीचर सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज और जावा से ही लिए गए हैं। सी शार्प में हमें सभी फीचर मिल जाते हैं जो बाकी तीनों लैंग्वेज में हैं। जैसे कि हमारा सी का सिंटेक्स मिल जाता है, और सी प्लस प्लस का ऊप्स मेथड मिल जाता है। जावा का क्रॉस प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जिससे सी शार्प में ना हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन वेस के लिए बना सकते हैं, एप्लीकेशन के लिए बना सकते हैं। सी शार्प ने सी शार्प ने बड़ा फीचर इंट्रोड्यूस किया था, वो है डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट ना एक तरीके से डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। डॉट नेट फ्रेमवर्क में दो कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किए। पहला होता है हमारा डॉट नेट क्लास लाइब्रेरी। सेकंड हमारा CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। डॉट नेट क्लास लाइब्रेरी ये एक प्री डिफाइंड मेथड है, जो हमें इनबिल्ट मिल जाते हैं हमारे फ्रेमवर्क में, जिससे मेथड और फंक्शन और इंटरफेस भी मिल जाता है, जिन्हें हम हमारे डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक मैच करते हैं जावा के पैकेज सिस्टम से और सी प्लस प्लस के हेडर फाइल से सी प्लस प्लस के हेडर फाइल से। सेकंड है हमारा CLR क्या होता है। फॉर एग्जांपल, इसे JVM की तरह वर्चुअल मशीन कह सकते हैं। सी सब प्रोग्राम की
सी एल आर की हेल्प से होती है। जैसा कि मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाने जा रहा हूँ। ये सामने जो एजुकेशन प्रोसेस लिखा है ना, सी साहब का, सी साहब प्रोग्राम है, फिर कंपाइल होता है। फिर क्या है कि जो कन्वर्ट होता है ना, वो इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। वो इंटरमीडिएट कन्वर्ट कोड में होने के बाद में ना, सीएलआर के माध्यम से मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। सीएलआर क्या होती है, जो अभी हम पढ़ रहे थे ऊपर, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है ना। यहाँ से क्या होता है कि सी हिसाब से ना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल होता है हमारा वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट ईटीसी है ना। और डॉट नेट की हम फर्स्ट क्लास के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। बेसिकली हम